बार किसान दिवस स्पेशल में हम आपको करवा रहे हैं दुनिया भर के खेतों की सैर, बता रहे हैं दुनिया भर के किसानों की इनोवेशन। दुनिया भर से हमने इकट्ठे किए हैं 4 ऐसे देशों के उदाहरण जिनकी खेती किसानी से जुड़ी कहानी एक मिसाल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जापान के किसानों की कहानी जो छोटे छोटे खेतों से बड़ी पैदावार ले रहे हैं। फिर ले चलेंगे आपको चीन, जहाँ की राइस टेरेस देखकर आप हो जाएंगे हैरान। इस वीडियो में आपको दिखेगी दक्षिण अफ्रीका की ट्री फार्मिंग, जिसकी बदौलत रेगिस्तान में किसानों ने बनाया है खेती का रास्ता। फिर ले चलेंगे आपको नॉर्वे, जहाँ की बर्फ में छिपा है बीजों का खजाना जो इतने सुरक्षित हैं जिसे परमाणु हमले से भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा उत्पादक खेती छोटे खेतों में होती है तो शायद आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन जापान का यही सच है। जापान में एक किसान के पास औसतन सिर्फ 1.2 हेक्टेयर ज़मीन होती है, यानी भारत के औसत किसान से भी कम। भारत के किसान के पास 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार औसतन 0.74 हेक्टेयर ही ज़मीन है, मगर सिर्फ छोटे छोटे खेतों के दम पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जापान दुनिया के टॉप देशों में आता है। जापान में चावल मुख्य फसल है। 2021-2023 के बीच वहाँ चावल की औसत पैदावार 6.78 से 6.90 टन प्रति हेक्टेयर रही है, जबकि तुलना करें भारत से तो यहाँ चावल की औसत पैदावार लगभग 2.7 से 3.1 टन प्रति हेक्टेयर रही है। और ये कैसे होता है? जापान में हर खेत की मिट्टी का डेटा रिकॉर्ड होता है, जिसमें नमी, पोषक तत्व और पीएच वैल्यू जैसी ज़रूरी चीज़ों का एकदम सटीक डेटा होता है। और इसलिए वहाँ के किसान अंदाजे से नहीं बल्कि सटीक डेटा देखकर फैसला लेते हैं। जापानी किसान 1 इंच ज़मीन भी बिना प्लान के खाली नहीं छोड़ते। पहाड़ों में यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं जो शहरों में फसलों की खड़ी परतों में उगाया जाता है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जापान में किसान ज़मीन का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। छोटे किसान महंगी और विशिष्ट फल या सब्जियां उगाते हैं जिससे उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं, जैसे टोक्यो के लिए प्रीमियम फल। जापान में एक चीज़ है मियाबाकी तकनीक। इस विधि से पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, कम पानी और खाद में तेज़ी से विकास होता है, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन मिलता है। ऐसे ही मासानोबू तकनीक में भी सूखे खेत में बीज बोकर और सिंचाई को नियंत्रित करते हैं। इससे जड़ों को मजबूत किया जाता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और खरपतवार भी कम होती है। अब जरा चीन की तरफ चलते हैं। यहाँ खेती कुछ ऐसे होती है कि आप सुनते ही कह उठेंगे, भाई वाह, कम जमीन, कठिन हालात और बिना मशीन के भी टिकाऊ पैदावार कैसे ली जाती है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। चीन के यूनान प्रांत में पहाड़ों की ढलानों पर आपको सीधे खेत नहीं दिखेंगे। यहाँ दिखती हैं सीढ़ियों जैसी परतें जिनमें पानी भरा है और उसी पानी में धान लहलहा रहा है। इन्हें कहते हैं हानी राइस टेरेस। यह कोई तकनीक नहीं है, यह खेती करीब 1300 साल पुरानी है। इसी अनोखे किसान मॉडल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। खास बात यह है कि इस खेती को ना किसी राजा ने शुरू किया, ना किसी सरकार ने। इसे शुरू किया है हानी समुदाय के किसानों ने। पहाड़ थे, समतल जमीन नहीं, लेकिन खेती छोड़ना विकल्प नहीं था, तो किसानों ने पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बना दिए। आज भी यहाँ खेती ज़्यादातर बिना मशीन के ही होती है। रोपाई हाथ से, कटाई हाथ से, नहर टूटे तो पूरा गाँव मिलकर ठीक करता है। यह खेती अकेले किसान की नहीं है, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। इस सिस्टम का असली हीरो है पानी प्रबंधन। पहाड़ों के ऊपर जंगल है जो बारिश का पानी रोकते हैं। वही पानी धीरे धीरे नीचे टेरेस तक पहुंचता है। न बिजली न पंप, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के सहारे सिंचाई होती है। यहाँ लाल चावल की पारंपरिक किस्म उगती है। पोषण से भरपूर और स्थानीय मौसम के मुताबिक तैयार की गई ये किस्म चीन की प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ और मक्का हैं, जो देश के कुल अनाज उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के किसानों की। यहाँ सहारा रेगिस्तान के निचले इलाकों में ट्री अंडर फार्मिंग मॉडल चलता है। इस मॉडल में किसान खेतों में पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें बचाकर उनके नीचे खेती करते हैं। इस मॉडल को अपनाकर अफ्रीका के कई देशों में रेगिस्तान जैसी ज़मीन पर हरियाली लौट आई है। इस मॉडल के जरिए अब तक करीब 20 करोड़ पेड़ खेतों में लगाए और बचाए जा चुके हैं। यही मॉडल भारत के सूखे इलाकों में भी कारगर साबित हो सकता है। सहारा के नीचे के देशों में हालत भारत के कई सूखा प्रभावित इलाकों जैसे ही थे, जहाँ बारिश कम होती थी, मिट्टी कमज़ोर हो चुकी थी और खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के किसानों ने एक आसान तरीका अपनाया। उन्होंने खेतों में अपने आप उगाए छोटे छोटे पेड़ों और पौधों को बचाना शुरू किया। जब वे किसान फसलों की बुवाई के लिए हल चलाते तो पौधों को काटते नहीं थे, बल्कि सही दूरी पर छोड़ दिया और समय समय पर उनकी छटाई की। इन पेड़ों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मिट्टी में नमी बनी रही। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख फसलों में मक्का, गन्ना, गेहूं और सूरजमुखी शामिल है। अब आप नॉर्वे की कहानी सुनकर इस देश को सलाम करेंगे। सोचिए, अगर सारी फसलें नष्ट हो जाएं तो इंसानी जीवन कितने बड़े संकट में आ जाएगा। इसी खतरे से दुनिया को बचाने के लिए नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक बेहद सुरक्षित बीज भंडार बनाया गया है।
जिसे सवाल बोर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट कहा जाता है। आम भाषा में इसे डूम्सडे सीड बैंक भी कहते हैं। यह बीज बैंक नॉर्वे के स्पिट्सबर्ग द्वीप पर स्थित है, जो आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब है। यहाँ का तापमान साल भर बेहद ठंडा रहता है। इन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए वॉल्ट के अंदर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे बीज सैकड़ों सालों तक खराब नहीं होंगे। इस बीज बैंक में दुनिया भर के भेजे गए 13 लाख से ज़्यादा बीज सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं, जिनमें 6000 से अधिक फसल प्रजातियों के बीज शामिल हैं। गेहूं, चावल, मक्का, जौ और आलू जैसी मुख्य फसलों के साथ साथ कई दुर्लभ और पारंपरिक देसी बीज भी यहाँ सुरक्षित हैं। इन बीजों को खास तकनीक से पैक किया जाता है। हर बीज की 3-3 कॉपियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें नमी से दूर ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाता है। मोटी बर्फीली चट्टानों और प्राकृतिक ठंड इस वॉल्ट को और भी सुरक्षित बनाती है। दुनिया के 130 से ज़्यादा देश इस वॉल्ट में अपना बीज सुरक्षित रखते हैं। भारत ने भी यहाँ 1 लाख से ज़्यादा देसी बीज की किस्में जमा की हैं। इनमें बासमती चावल, देसी बाजरा, काला चना, दालें और कई पारंपरिक फसलें शामिल हैं। वहीं नॉर्वे की प्रमुख फसलें जौ, आलू और गेहूं भी शामिल हैं। सवालबार्ड सीड वॉल्ट शायद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यह वॉल्ट पहाड़ के अंदर करीब 120 मीटर गहराई में स्थित है। इसके दरवाजे मोटे स्टील के बने हैं, जो भूकंप, सुनामी और यहाँ तक कि परमाणु हमले का भी सामना कर सकते हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर भी पानी इस वॉल्ट के अंदर नहीं जा सकता। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।